हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु को। आज हम लोग बात करेंगे निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। जितने सारे अणु दिए हुए हैं इसमें कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो इससे पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि परमाणु के बारे में और अणु के बारे में जो 45 मिनट का वीडियो है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जिसमें लास्ट में हम लोग का हुआ था यौगिक के अणु। तो आज आप लोग को बताएंगे जो ये अणु है H2S अणु, SuSO4, H2O अणु है, H2SO4, KNO3, इसमें कितने परमाणु विद्यमान हैं, इसके साथ ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि इस क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक सुंदर सा कमेंट दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक कीजिए। तो वीडियो 45 मिनट का है, पार्ट 1 वाला, वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को ये वाला समझ में आएगा। तो आज आप लोग को बता रहे हैं कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। जैसे H2S अणु है, इसमें कितने परमाणु विद्यमान है। तो इसमें देखिए पहले H2S अणु में देखिए H2 कितना है, H हाइड्रोजन जो है के गो यहाँ पर है हाइड्रोजन अणु, H2 मतलब हाइड्रोजन अणु के गो है यहाँ पर 2 गो है। कितना, एक हाइड्रोजन अणु और H2 मिल मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु मिलकर क्या बना है, हाइड्रोजन अणु बना है। उसके बाद देखिए S है, ये कितना परमाणु, एक परमाणु है H2S, मतलब इसमें कितने परमाणु है, 2 गो हाइड्रोजन परमाणु और एक सल्फर परमाणु है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, तो लिखेंगे कैसे, चलिए दिखाते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझे कि जिसमें H2S में कितना परमाणु है, तो H हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु। तो इसका मतलब है टोटल कितना है, 3 परमाणु है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे कि इसमें क्या है, इसमें कितना 3 परमाणुएं विद्यमान है। इसमें टोटल कितना है, 3 परमाणु है। तो पहला है किसका, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणुएं और सल्फर के 1 परमाणु विद्यमान है। क्या समझे कि हाइड्रोजन जो है 2 परमाणु है और सल्फर के 1 परमाणु। तो इसमें लिखे कि इसमें 3 परमाणु हैं विद्यमान है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन जो है उसके 2 परमाणु है और सल्फर के कितने हैं, 1 परमाणु है। अब देखते हैं CuSO4 में कितने परमाणु है। CuSO4 में कितने परमाणु है, CuSO4 में है, देखिए Cu का कितना, Cu का जो है Cu 1, S 1 परमाणु, S का कितना 1 परमाणु, O का कितना 4 परमाणु, कितना 4 परमाणु, कितना है कॉपर का 1 परमाणु, सल्फर का कितना 1 परमाणु और ऑक्सीजन का कितना 4 परमाणु। तो इसका हम लोग कितना 4 1 5 1 6, टोटल कितना है 6 परमाणु है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैसे कि इसमें कितना है, CuSO4 में इसे भी लिख सकते हैं, H2S में इसे भी लिख सकते हैं, या CuSO4 में या इसमें, हाँ CuSO4 में इसमें कितना परमाणु है, इसमें 6, देखिए कॉपर का 1, सल्फर का 1, 2 और ऑक्सीजन के 4, कितना हुआ 6। इसमें 6
परमाणुएं विद्यमान है। टोटल कितना विद्यमान है? 6 परमाणु। किसका किसका है देखिए तो, कॉपर का विद्यमान है, कॉपर का लिखेंगे यहाँ पर, कॉपर का 1 परमाणु, उसके बाद सल्फर का, कॉपर का 1 परमाणु, सल्फर का, कॉपर का 1, सल्फर का 1, सल्फर का 1 परमाणु, उसके बाद और किसका? ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन का 4 परमाणुएं, तथा यहाँ पर तथा लिख दीजिएगा, तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणुएं विद्यमान है। तो क्या हम लोग पढ़े कि कैसे निकालते हैं परमाणु कितना है, कि कॉपर 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु, टोटल कितना हुआ? 6 परमाणु विद्यमान है। तो किसका किसका है वही लिखिए, कॉपर का 1 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, कहाँ छूट गया था, और तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु विद्यमान है। उसी तरह H2O मतलब जल में भी कितने अणु हैं आप लोग निकालिएगा, कितने परमाणु है, इसमें परमाणु कितना है? कॉपर का 1 परमाणु है, और परमाणु सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना है? 4 परमाणु विद्यमान है। किसमें? CuSO4 में टोटल कितना है? 6 परमाणु है। इसमें H2S में देखिए कितना परमाणु है? 3 परमाणु विद्यमान है। तो किसका किसका था? हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे और सल्फर के 1 परमाणु थे, इससे मिलकर बना है H2S। उसी प्रकार CuSO4 का देखें तो इसमें जल का देखते हैं, जल का हम लोग क्या होता है, जल में देखेंगे तो जल में क्या है, जल में क्या है कि जल जो है हाइड्रोजन का कितना परमाणु से मिलकर बना है? 2 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु जल जो है, हाइड्रोजन का 2 लगा है परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो हम लोग 2 यहाँ पर है इसका और इसका 1, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कितने परमाणु है? 3। कितना? 3 परमाणु। क्या क्या है लिखते हैं अब, इसमें 3 परमाणु में विद्यमान है। किसका किसका? हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु विद्यमान है, 1 परमाणु विद्यमान है। तो इसमें क्या समझे आप लोग कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन 2 परमाणु मतलब जल में कितने अणु होते हैं? टोटल 3 जल जो अणु है इसमें कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। क्या क्या कि इसमें 3 परमाणु विद्यमान है, अणु बोला जा रहा है तो परमाणु है, ठीक। इसमें 3 परमाणु विद्यमान होते हैं टोटल, उसमें से हाइड्रोजन के क्या 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु और मिलकर क्या है हाइड्रोजन मतलब जल का अणु बना है। तो टोटल कितना परमाणु है इसमें? 3 परमाणु। तो इसी प्रकार कितना है इसमें देखिए, तो आप लोग खुद से लिखिएगा कि H2SO4, तो बोलिए तो बताइए तो इसमें कितना परमाणु है टोटल हम लोग देखने चाहेंगे। H2 का 2 परमाणु या सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 1 5 6 7 ना, 4 1 5 5 6 7 परमाणु है टोटल यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें 7 परमाणु विद्यमान है। तो इसके बाद लिखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, उसके बाद लिखेंगे सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु विद्यमान है। किसका? H2SO4 में। इसका बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा इसमें कितना परमाणु विद्यमान है KNO3 में। आप इसका भी बताइएगा PO4 3- में कितना परमाणु विद्यमान है। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि
Na2S दिया है, नहीं दिया है ना। Na2S में Na2S में कितना परमाणु विद्यमान है, उसके बाद बताइएगा आप लोग। Na2O में कितना परमाणु विद्यमान है आप लोग बताइएगा। उसके बाद ठीक, इसको बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिएगा कि कितना परमाणु विद्यमान है, किसमें, PO3 माइनस में। देखिए ना, P का 1, ऑक्सीजन का 4 और ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 5 परमाणु विद्यमान। टोटल यहाँ पर 5 परमाणु विद्यमान। इसमें देखिए, अब बताएंगे नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, तब नहीं बनाइएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसमें कितना परमाणु विद्यमान है। आप लोगों को बनाना सिखा दिए। ठीक, तो इससे पहले आप लोग 4 नंबर, 5 नंबर और PO3 माइनस 6 नंबर कर देते इसको, 7 नंबर कर देते इसको, 8 नंबर कर देते इसको। ठीक, ये 1 2 3 4 5 को आप लोगों को बनाने दिए, कैसे बनाना है सिखा दिए। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें कैसे बनेगा। ठीक, या आप लोग का देखेंगे, नहीं तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे। टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी नहीं बनाए हैं लेकिन बनाएंगे, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तब तक। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग मूलक के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो सूत्र लिखने से कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लोगों को पहले भी समझा दिया है कि आप लोगों को संयुक्ता को याद रखना है। संयुक्ता के बिना हम लोग सूत्र नहीं लिख पाएंगे। तो उससे भी पहले क्या करना, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मूलक को। उसके बाद हम लोग सूत्र लिखना, रासायनिक जो सूत्र होता है, CuSO पर देखिए, H2S H2O, इस सब कैसे लिखते हैं इसको हम लोग बताएंगे, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप लोग नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ये देखना जरूरी है और ये पढ़ना भी जरूरी है। और इसको स्क्रीनशॉट लेकर ही नहीं रखिएगा, कॉपी में छापिएगा तभी कुछ होगा। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने बोल देते हैं, सर ने बोला है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग कॉपी में भी उतारिएगा, मतलब छापिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ही लिया ही रह जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को कि मूलक क्या है। मूलक के बिना पढ़े आप लोग नहीं बना सकिएगा, किसको, रासायनिक सूत्रों को नहीं बना पाइएगा। तो मूलक, चलिए पढ़ते हैं मूलक क्या है। मूलक क्या है, इसके प्रकार को लेके। ठीक, किसी भी यौगिक के कितने भाग होते हैं, किसी भी यौगिक के 2 भाग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। जैसे NaCl एक यौगिक है, ये इसको लिख Na+ और Cl माइनस क्या है, यह है मूलक। Na+ है मूलक और Cl माइनस भी क्या है, मूलक है। क्या है, यह मूलक है। मूलक है क्या बताएं कि किसी भी यौगिक के NaCl क्या है, यौगिक है। इसके प्रत्येक यौगिक के प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मूलक। कि जो NaCl है क्या है, यौगिक है। इसके प्रत्येक भाग को, जैसे Na+ है, इसको क्या कहेंगे, मूलक कहेंगे। Cl माइनस भी यौगिक क्या है, मूलक है। तो मूलक कितने टाइप का होता है अब देखते हैं। मूलक होता है धन मूलक और ऋण मूलक। जैसे यहाँ पर निकला Na+ क्या है, इसके ऊपर प्लस है, यानी कि ये धन मूलक है। क्या है, धन मूलक है। और Cl माइनस क्या है, ऋण मूलक है। क्या है, ऋण मूलक है Cl माइनस। तो इसके प्रत्येक भाग में 2 मूलक होता है, एक प्लस एक। जैसे यौगिक में कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। इसमें एक होगा प्लस, तो प्लस वाला को हम लोग कहेंगे कि धन मूलक, और माइनस वाला को क्या कहेंगे, ऋण मूलक कहेंगे। मतलब ऋणात्मक जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋण मूलक कहेंगे। तो अब देखिए धन मूलक क्या है। धन मूलक जैसे Na+, Mg2+, Al3+, लिथियम प्लस, Li+, ये सब क्या है, धन मूलक है। क्या है, धन मूलक है। उसके बाद आप लोग को चार्ट याद करने के देंगे, चार्ट याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एक समझ लीजिए, जैसे Cl माइनस है, ये क्या है, ऋण मूलक है। Br माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस क्या है, सब ऋण मूलक है। तो ऋण मूलक आप लोग को मूलक समझ में आ गया कि मूलक किसी भी यौगिक के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होता है। इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, हम लोग मूलक कहते हैं। जैसे Na+, Cl माइनस, ये सब क्या है, ऋण मूलक और धन मूलक है। तो धन मूलक और ऋण मूलक
यह है मूलक के प्रकार। ठीक, तो अब देखिए आप लोग को चार्ट को आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग को चार्ट दिख रहा है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप लोग को चार्ट बता देते हैं कैसे लिखना है। देखिए कि आप लोग को दिख रहा है, चार्ट में दिखेगा इस तरह से। ये सब क्या है? धन मूलक है। क्या है? धन मूलक है। तो पहले आप लोग को दिखेगा नाम, मतलब एक कॉलम में दिखेगा आप लोग को नाम, दूसरे कॉलम में संयुक्ता और तीसरे कॉलम में उसके संकेत। तो हाइड्रोजन जैसे आप बता रहे हैं दिख रहा है, दिखेगा आप लोग को। इसके बाद आप लोग को समझा देते हैं कैसा लिखा रहेगा चार्ट में। तो पहला रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संयुक्ता आप लोग जानते ही है, आप लोग को याद भी करा चुके हैं, लेकिन ये धन मूलक है। ठीक, इसका संयुक्ता एक होता है, संकेत जानते ही H होता है। उसके बाद लिथियम का, लिथियम को भी आप लोग जानते हैं, लिथियम का कितना होता है? एक होता है। इसका भी एक होता है, इसको संकेत होता है Li। ये सब इस तरह से दिखेगा आप लोग को। पहले चार्ट किसका? धन मूलक का दिखेगा। तो चार्ट को याद रख लीजिएगा। तो अब देखेगा आप लोग को चार्ट कि देखिए चार्ट में क्या दिख रहा है। अब आप लोग को ऋण मूलक दिखेगा। चार्ट में क्या दिखेगा? धन मूलक बता दिए, धन मूलक कैसे लिखते हैं। उसके बाद आप लोग को ऋण मूलक दिखेगा। ऋण मूलक में क्या दिखेगा? पहले आप लोग को नाम, जैसे नाम दिखता था, धन मूलक में भी वैसा ही है। ये सब क्या है? आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाने में मदद करेगा। धन मूलक, ऋण मूलक, ये सब जो है संयुक्ता सब याद रखिएगा, ताकि आप लोग का इसका नाम भी आप लोग को याद रखना है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट। आप लोग को चार्ट में और भी सारा है, लेकिन आप लोग को तरीका दिखा रहे हैं कॉपी में लिखना कैसे है। तो क्लोराइड है, जैसे क्लोराइड नाम पहले लिखा रहेगा, उसके बाद ये तो ऋण मूलक है। धन मूलक के लिए अलग चार्ट बना दिए आप लोग के लिए, और ऋण मूलक के लिए अलग चार्ट बना दिए। तो नाम पहले रहेगा, उसके बाद संयुक्ता रहेगा, उसके बाद संकेत या सूत्र। जैसे है कि क्लोराइड, इसको क्लोराइड का क्या कितना संयुक्ता होता है? एक। इसका संकेत क्या होता है? Cl। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का ब्रोमाइड, IDE, ब्रोमाइड, ब्रोमीन नहीं, क्लोरीन नहीं। ठीक, ब्रोमाइड का क्या होता है? एक होता है संयुक्ता। उसी तरह Br होगा, इसका संकेत या सूत्र आप लोग बोल सकते हैं। फ्लोराइड, फ्लोराइड का भी एक होता है, फ्लोराइड को F से हम लोग संकेत है। उसी तरह फॉस्फेट का 3 होता है संयुक्ता, उसका PO4 होता है। उसके कार्बोनेट का 2 होता है संयुक्ता, कार्बोनेट CO3 लिखते हैं। ये सब है ऋण मूलक। तो आप लोगों को इसमें चार्ट में दिखेगा बहुत सारे और। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखना है कॉपी में कि कैसे? नाम, संयुक्ता, संकेत, ये सब क्या है? ऋण मूलक है। तो आप लोगों को अब चार्ट दिख रहा है, चार्ट में देखेगा कि कैसे लिखना है, उसको चार्ट को उतारिएगा, ताकि आप लोग को जो बताएंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाना है, तो ठीक, तो इसको उतार लीजिएगा। अब चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, देखिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पढ़ लिए धन मूलक और ऋण मूलक को। इसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, या रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है, या क्या समझते हैं आप लोग। तो रासायनिक सूत्र से कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बात करेंगे आज, कैसे लिखा जाता है इसके नियम को। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको तो समझना पड़ेगा ना, इसके बाद ही लिख पाएंगे ना। तो आप लोग क्या दिखा है? धन मूलक पढ़ा दिए और ऋण मूलक, संयुक्ता और इसके संकेत को। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तभी बना पाइएगा। तो यही बोल रहे हैं कि तभी बना पाइएगा, क्योंकि बिना इसके संयुक्ता के संकेत के आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो चलिए देखते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है आखिरकार। रासायनिक सूत्र, जब किसी यौगिक को उसमें स्थित अवयवी तत्वों को संकेत द्वारा दर्शाया जाता है तो
उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहेंगे कि जब किसी यौगिक कोश में स्थित अवयवी तत्वों के संकेत द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि आप लोग को देख रहा है कैल्शियम क्लोराइड, क्या दिख रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात तो बराबर है ना, लेकिन क्या है, ये शब्दों में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? शब्दों में लिखा हुआ है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? Ca, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CaCl2, क्या है? CaCl2। ये क्या है? यही है रासायनिक सूत्र। तो इसको लिखते हैं कैसे, इसके बाद वाला वीडियो में हम मतलब इसके बाद देखेंगे कि रासायनिक सूत्र के बनाने के नियम। इसको तो इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए द्विअंगी यौगिक किसे कहते हैं। द्विअंगी यौगिक किसे कहते हैं? द्विअंगी यौगिक, दो भिन्न भिन्न तत्वों से बने यौगिक को द्विअंगी या द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जैसे HCl, NaCl, ये सब क्या है? द्विअंगी यौगिक है। क्या बोले कि दो भिन्न भिन्न तत्वों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? द्विअंगी। इसमें जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, द्विअंगी यौगिक है। सोडियम और क्लोरीन से बना है, कोई तत्वों से बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड, या NaCl बना है। ये सब क्या है? यह है द्विअंगी यौगिक। HCl भी क्या है? द्विअंगी यौगिक। तो आप लोग को द्विअंगी यौगिक के चार्ट देंगे याद करने के लिए। उससे पहले आप लोग को समझा देते हैं रासायनिक सूत्र के नियम, मतलब सूत्रों को कैसे बनाना है। ये तो बन जाता है कैसे, इसको CaCl2 कैसे बन गया, इसे थोड़ी ना बन गया। इसको चलिए दिखाते हैं आप कैसे बनता है रासायनिक सूत्र, ठीक, कैसे बनता है। इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को इसके बाद बताएंगे कि द्विअंगी यौगिक के कुछ चार्ट देंगे याद करने के लिए, जिसको आप लोग को याद करना है। तो अब देखते हैं हम रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। रासायनिक सूत्र बनाने के आप लोगों को संयोजकता को याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है, संकेत होता है कि नहीं। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोराइड का Cl, मतलब क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका संयुक्ता इसके सामने लिखेंगे, इसका संकेत लिखते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर संयुक्ता लिखते दिखा देते हैं। इसका हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। क्लोराइड का भी एक होता है। इसको बनाएंगे कैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस चिन्ह से हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, क्रिस क्रॉस कहते हैं। मतलब इसको जो इसके तीर के निशान को, मतलब इसका संयुक्ता इसके पास जाएगा, इसका संयुक्ता इसके पास जाएगा। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे, देखिए H, ये तो एक एक दोनों का है तो लिखने का जरूरत नहीं है, HCl लिखेंगे। इसका सूत्र क्या हो गया? HCl हो गया। कैसे बनाए कि ना कि इसको, देखिए ये तो वाला एक एक है, इसके बाद वाला दिखाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को, अब समझ में आ जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड को, ठीक। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम को लिखते हैं हम लोग संकेत Al से, ऑक्साइड को लिखते हैं क्या? O से लिखते हैं। एल्युमिनियम का कितना संयुक्ता होता है? 3 होता है। ऑक्साइड का कितना होता है? 2 होता है। अब हम लोग को क्या करना है? क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस, मतलब इसके तीर के निशान, मतलब 2 संयुक्त को इसको देना है और इसके संयुक्त को इसको देना है, ना कि इसके इसको, इसके और इसको नहीं देना है। इस तरह नहीं देना है कि जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसी को इसको नहीं देना है, ना कि इसी को इसको नहीं देना है। क्या करना है? क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस करना है। कैसे करना है कि इसके संयुक्त को ऑक्सीजन को देना, ऑक्साइड को देना है, और इसके संयुक्त को एल्युमिनियम को देना है। उसके बाद क्या करना है? देखिए Al के पास क्या आ जाएगा? Al2 लिखेंगे और ऑक्सीजन को लिखेंगे क्या? 3। ये क्या हो गया? सूत्र हो गया। क्या हो गया? ये सूत्र हो गया। कैसे बनाए? इसके संयुक्ता को एल्युमिनियम को दे दिए, या इसके संयुक्ता को किसको दे दिए? ऑक्साइड को दे दिए, तो इससे बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ना कि इस ताप को समझे, ना कि इसको इधर इसको नहीं देना है, इसी के संयुक्त को इसको नहीं देना है, इसी के संयुक्त को इसको नहीं देना है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि
सूत्र कैसे लिखा जाता है कि जैसे हाइड्रोजन का और क्लोराइड करके, हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, इसको हम लोग संकेत H होता है, क्लोराइड का Cl होता है, इसका संयुक्ता एक होता है, इसका संयुक्ता एक होता है। इसको क्रॉस करे से मतलब क्रिस क्रॉस के क्या करें, मतलब इसके तीर के निशान, मतलब इसके संयुक्त को इसको दिए, इसके संयुक्त को इसके दिए, इसके बाद बन गया HCl। यही हो गया रासायनिक सूत्र। ये क्या हो गया, रासायनिक सूत्र बनाने के नियम, ना कि इसको इधर नहीं देना है, इसको भी इधर नहीं देना है, इसके खुद के संयुक्ता को नहीं देना है, ठीक, इसको खुद के संयुक्ता को नहीं देना है। और एल्यूमिनियम में भी क्या देखें, एल्यूमिनियम का संयुक्ता इधर लिखे, संयुक्ता लिखे कि नहीं, हाँ यह है संयुक्ता और यह है क्या, संकेत, दोनों का संकेत लिखे ऊपर में। पहले ऊपर में क्या करना है, सबको पहले संकेत लिखना है, उसके बाद उसके सामने ठीक नीचे क्या लिखना है, हम लोग को संयुक्ता लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तीर के निशान से क्या करना है, इसके संयुक्ता को मतलब इस जो रहेगा उसके सामने अपोजिट वाला को देना है, इसके संयुक्ता को उसके अपोजिट वाला को देना है। क्या बताइए कि इसके संयुक्ता को ऑक्सीजन को देना है और ऑक्सीजन के संयुक्ता को एल्युमिनियम के देना है। उसके बाद उसके नीचे ठीक नीचे लिखना है, ठीक कहाँ पर लिखना है, इसके नीचे लिखना है। देखिए नीचे है, तो यह बन जाता है सूत्र, क्या बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। क्या होता है सूत्र, Al2O3, किसका सूत्र है ये, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम का क्लोराइड का क्या होता है, Mg, संकेत क्या होता है, Mg लिखते हैं, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। Mg का संकेत क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद क्लोरीन का संयुक्ता क्या होता है, क्लोराइड का 1 होता है। तो उसके बाद क्या है, इसको क्रॉस, इसको तीर निशान से इधर करना है, इसको मतलब इसके संयुक्ता को इसको देना है, इसके संयुक्ता को इसको देना है, क्रिस क्रॉस कहते हैं इसको। तो क्या देखें कि जो Mg तो Mg रहेगा, 1 को नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, 1 को हम लोग नहीं लिखते। देखिए Mg तो Mg रहेगा ना, 1 को हम लोग लिखते नहीं, मतलब इसके पास 1 है। और क्लोराइड को क्या लिखते हैं, Cl2, क्या लिखते हैं, 2 इसके पास जाएगा तो क्या लिखेंगे, नीचे 2। तो यह हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। किसका सूत्र, कैसे बना है, पहले इसका मैग्नीशियम का हम लोग क्या लिखे, संकेत लिखे। उसके बाद क्या लिखे हम लोग, उसका संयुक्ता लिखे। उसके बाद क्रिस क्रॉस देकर हम लोग क्या, इसके संयुक्त को क्लोराइड को दिए, अरे इसके संयुक्त को मैग्नीशियम को दिए। मैग्नीशियम के पास 1 है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, ठीक। उसके बाद क्लोराइड के पास क्या है, 2 है। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। उसी प्रकार इंग्लिश में लिख दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इंग्लिश में लिख दिया है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है सिर्फ नाम। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, देखिए कि हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है, क्या होता है, H होता है, जानते हैं। सल्फाइड का संकेत क्या होता है, S होता है कि नहीं। हाइड्रोजन के संयुक्ता कितना होता है, 1 होता है। सल्फाइड का कितना होता है, 2 होता है। आप लोग पढ़े हैं ऋण मूलक और धन मूलक में क्या होता है संयुक्ता। सल्फाइड क्या है, सल्फाइड का में देखिए, तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, क्रिस क्रॉस से, मतलब इसके संयुक्त को इसको देते हैं सल्फाइड को, इसके संयुक्त को हाइड्रोजन को देते हैं, तो बनेगा क्या, H2S, मतलब 2H, मतलब कि H2S बन रहा है। H2S में कैसे बना, देखिए H के पास क्या है, H है, ये जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो 2 सल्फाइड क्या है, इसके पास 1 जाए, 1 को लिखते नहीं हम लोग। तो यह हो गया रासायनिक सूत्र किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है, MgCl2 है, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसी प्रकार क्या है, HCl किसका है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। उसी प्रकार क्या है, एल्युमिनियम Al2O3 क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो यह सब हम लोग सीख गए सूत्र बनाना, कैसे बनाते हैं सूत्र को। तो आप लोग को अब दे रहे हैं सूत्र बनाने के लिए, आप लोग सूत्र बनाकर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर आप लिंक दीजिए टेलीग्राम का, जैसे ताकि आप लोग वो जो सूत्र बनाए हैं कॉपी में उसको सेंड कर सकिएगा। तो चलिए आप लोग टेलीग्राम में, मतलब में जो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स, हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जहाँ पर वीडियो चढ़ाएंगे इस वीडियो में,
तो आप लोग बोलिएगा कि सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए, हम लोग को जोड़ना है। ठीक, तो आप लोग को उस जो बनाने देंगे सूत्र बनाने के लिए, उसको उसमें बनाकर कॉपी में बनाकर आपको सेंड करना है उस ग्रुप में। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आप लोग को बनाने देते हैं। पहले रासायनिक सूत्र कैसे कुछ हम लोग होम टास्क दे देते हैं, आप लोग घर में बनाइएगा ताकि आप लोग नहीं बनाना ही है और उसके बाद कमेंट करना ही है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए आप लोग को बनाने देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आप लोग को यह क्या करना है, आप लोग को यह बनाकर भेजना है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर, कमेंट में कि सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दीजिए ताकि आप लोग को बना मतलब लिंक दे सके। जब तक आप लोग लिंक नहीं सेंड करने के लिए बोलिएगा तब तक लिंक नहीं सेंड करेंगे। ठीक, तो कमेंट में बोलिएगा सर ये सब बनाकर भेजना है रासायनिक सूत्र। तो आप लोग को बनाना सिखा दिए ना रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, तो इसको पूरा बनाकर भेजिएगा आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट, जो 8 को दिए हैं इसको भेजना है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है कि सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दीजिए ताकि आप लिंक दीजिए और हम लोग भेज सके। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको पहले बनाना है, उसके बाद इसको भेजना है किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसको छाप लीजिए ठीक से, उसके बाद तो आप लोग समझिए कैसे बनाना है, इसको बनाना ही है, तभी जाकर आप लोगों को अच्छा खासा नंबर मिलेगा क्लास 9 में। तो चलिए देखते रहिए आप, इसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं आगे। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि कुछ यौगिकों को नाम देंगे याद करने के लिए, तो देख रहे हैं आज आप लोग को चार्ट में दिखेगा। इसके बाद इसको समझा देते हैं कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। आप लोग को पहले क्या रहेगा, मतलब चार्ट में थोड़ी देर में दिखेगा, इसको देखिए किस तरह से आप लोग को लिखना है, कॉपी में छापना है। तो यौगिकों का आईपीएक नाम, जो आईपीएक नाम है उस नाम दिखेगा किसमें, आपको चार्ट में दिखेगा। पहले दिखेगा इस आईपीएक नाम, उसके बाद आपको एक कॉलम में दिखेगा सूत्र और एक कॉलम में जो हम लोग प्रचलित नाम है। ठीक, जो सबका 2 नाम रहता है कि नहीं, उसी तरह यौगिक के भी नाम रहते हैं 2 नाम। जैसे सब कोई जानता है प्रचलित नाम से, जो हम लोग साधारण नमक बोलते हैं कि नमक दीजिए, तो नमक का आईपीएक तो नाम होगा ना। आईपीएक जो पंडित है हमारे, वो तो नाम रखा है कुछ, तो क्या नाम रखा है आईपीएक जो पंडित है, क्या नाम रखा है, देखिए सोडियम क्लोराइड रखा है। क्या रखा है, सोडियम क्लोराइड, SODIUM, सोडियम CHLORID क्लोराइड। इसका सूत्र होता है जानते हैं क्या है, NaCl होता है सूत्र। एक कॉलम में क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। तो आप लोग जान के आईपीएक नाम के हिसाब से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, सोडियम क्लोराइड होता है आईपीएक नाम किसका, नमक का, साधारण नमक का होता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, NaCl। उसी तरह से आपको मतलब जो चार्ट है इसमें दिखेगा। तो पहले आप लोगों को लिखना है यौगिकों का नाम, सूत्र और प्रचलित नाम, जो सब कोई जानता है उसके नाम से बुलाता है सब कोई। उसके बाद दिखेगा आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं CaO। इसका सूत्र क्या होता है, CaO। और इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्या, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब चूना जो बाजार मिलता है कि ना, मतलब खरीद कर हम लोग जो मिलता है बाजार में जो खरीदते हैं वो चूना है। उस चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO। उसी तरह से दिखेगा आप लोग को चार्ट में हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन का ऑक्साइड को हम लोग जानते हैं क्या होता है, जल दीजिए। तो जल क्या, जल का सूत्र होता है क्या, H2O। तो इसको एक साइड में आईपीएक नाम क्या दिखेगा, IUPAC नेम, और एक सूत्र मतलब फॉर्मूला, और क्या होता है, प्रचलित नाम। उसका सब कोई जानता है किस नाम से, मतलब प्रचलित नाम। तो जान के, तो अब आप लोग को कॉलम में दिखेगा इस तरह से, एक कॉलम में दिखेगा आईपीएक नाम, सूत्र उसका, उसके बाद प्रचलित नाम। तो आप लोग को सूत्र दिख रहा है, देखिए आप लोग को अब दिख रहा है चार्ट में देखें। सबसे पहले क्या है आप लोग का कि यौगिकों का आईपीएक नाम, सोडियम क्लोराइड,
सूत्र उसका है NaCl, जो बताया आप लोग को। प्रचलित नाम क्या है? साधारण नमक है। उसके बाद बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है? सूत्र है CaO। इसका मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका हम लोग सबको जानता है किस नाम से? सामान्य नाम भी बोल सकते हैं इसको, सामान्य नाम भी बोला जाता है। तो बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग जब पानी में भिगो देंगे किसको? चूना को जब भिगा देंगे तब क्या होगा? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद इसका प्रचलित नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना। CaOH2 होता है, इसका सूत्र होता है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट Ca, इसका सूत्र है CaCO3। इसको प्रचलित नाम क्या है? संगमरमर चौक। संगमरमर जो पत्थर होता है उसका भी CaCO3 और चौक का भी क्या होता है? CaCO3। हाइड्रोजन ऑक्साइड जो हम लोग बताए कि जल का सूत्र है, अभी बताए तुरंत। तो ये 5 नंबर में है। क्या है? 5 नंबर में है हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखिए इसका प्रचलित नाम या सामान्य नाम लोग क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड थोड़ी ना बोलते हैं, जल दीजिए या पानी दीजिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4 होता है सूत्र, H2SO4। इसका प्रचलित नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 सल्फ्यूरिक अम्ल 6 नंबर में है। 7 नंबर में कौन है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। HNO3 इसका होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका प्रचलित नाम, या आप लोग इसको नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है, सामान्य नाम या हाइड्रोजन। उसके बाद 8 नंबर में देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है सूत्र। उसका हम लोग बुलाते हैं किससे? सामान्य नाम, या आप लोग बोल सकते हैं प्रचलित नाम क्या है इसका? सब कोई जानता है किस नाम से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 9 नंबर में कौन है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? जो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा मिलता है बाजार में खरीदना, उसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और धोने का सोडा हम लोग कहते हैं इसको, या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका प्रचलित नाम है। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद क्या है? सोडियम, लास्ट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है सूत्र? NaHCO3। NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसको हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग समोसा को फुलाने में, पाव रोटी को फुलाने में, उसके बाद बहुत सारे जगहों पर किया जाता है खाने का सोडा का उपयोग। तो हम लोग जान गए। उसके बाद और जान लीजिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और ठीक। उसके बाद देखिए किसका सूत्र है? ये था चीनी का सूत्र। क्या होता है? चीनी का सूत्र भी देखिए नीचे में लिखा हुआ है। चीनी का सूत्र C12H22O11, C12 C12H22 और O11। किसका सूत्र है? ये चीनी का। ग्लूकोज का सूत्र क्या रखिएगा आप लोग? C6H12O6 है। हम लोग बता दिए कि यौगिक का पहला लिखना है, आप लोग को लिखना है। तो ठीक, आप लोग समझ गए। तो आप लोग को समझ गए कि कैसे लिखना है? पहले यौगिक का नाम, उसके बाद सूत्र, उसके बाद प्रचलित नाम। तो आप लोग को चार्ट दिख गया, उस चार्ट के हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा आप। तो चलिए आगे आप पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान क्या है? आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो चलिए दिखाते हैं। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग अणु का द्रव्यमान होता है, अर्थात आणविक द्रव्यमान कहलाता है। मतलब किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान कहेंगे। चलिए अब देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या है। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग अणु का द्रव्यमान, या अर्थात हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कि जो आणविक द्रव्यमान होता है क्या होता है? सभी इसमें जो विद्यमान होता है सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, सब परमाणुओं का द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग परमाणु द्रव्यमान का चार्ट देंगे याद करने के लिए। उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा 1 से 20 तक जो तत्व है उसके हम लोग क्या देंगे? चार्ट देंगे याद करने के लिए परमाणु द्रव्यमान। ठीक, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान को। तो चलिए अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है आपको समझाते हैं। आप देखिए CH3OH का आणविक द्रव्यमान
ज्ञात करें। CH3OH का आणविक द्रव्यमान, देखिए CH3OH का आणविक द्रव्यमान कैसे लिखेंगे हम लोग? CH3 मतलब इसमें जो अणु के आणविक द्रव्यमान किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की जो द्रव्यमान होगा, परमाणुओं के द्रव्यमान के योग, इसमें देखिए को हम लोग अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे C का द्रव्यमान, C परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 3 प्लस 3, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, H लिख देते हैं संकेत में, 3H का 3 × H का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ, परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद क्या है? प्लस H का परमाणु द्रव्यमान। क्या होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो इसमें जो कहा गया है सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अब देखते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। आप लोग को याद करने देंगे चार्ट, तो याद कर लीजिएगा। तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कि 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। उसके प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिट होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? क्या रखिएगा? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। और प्लस हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन है 1। तो हम लोग का टोटल कितना? 12 3 16 1 12 15 16 16 32। कितना हो गया? 32 यूनिट। 32 यूनिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी अणु में परमाणुओं के द्रव्यमान को हम, जैसे यहाँ पर क्या है? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस देकर है, प्लस 3 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, उसके बाद और फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का कितना है? 3 × 1, मतलब हाइड्रोजन का 1 है, ये 1 ग्राम है, 1 यूनिट है, सॉरी 16 का, मतलब ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, और फिर से हाइड्रोजन का कितना? 1। टोटल किया था कितना है? 12 3 और 16 और 1, 12 3 15 15 1 16 16 16 32 यूनिट। मतलब जो CH3OH का आणविक द्रव्यमान है कितना? 32 यूनिट। तो क्या रखेगा? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? योग को क्या कहते हैं? सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को योग को क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आप लोग का मतलब आप लोग का होम टास्क रहा कि H2O का बना कर लाइएगा। आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि H2O का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा। उसके बाद निकालिएगा आप लोग जैसे HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का निकालिएगा आप लोग आणविक द्रव्यमान। क्या टास्क दिए? इसका आप लोग को क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक, H2O का निकालिएगा आप लोग और HNO3 का निकालिएगा आप लोग। तो निकाल लीजिएगा। आप लोग को समझा दिए, तो आप लोग को चार्ट दे देते हैं अब याद करने के लिए। उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से 20 तक चार्ट। आप लोग तो जानते हैं चार्ट आप लोग को दिखेगा। उसके बाद आप लोग उसको छाप लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब आप लोग को चार्ट देते हैं याद करने के लिए। तो देखिए आप लोग को चार्ट दिख रहा है, इसको छाप लीजिए पहले। इसको छापने के बाद आप लोग को चार्ट दिखेगा। ठीक, हेलो दोस्तों, आप लोग को दिख रहा है अब चार्ट। एक तरफ तत्व का नाम है, उसके दूसरी तरफ क्या है? द्रव्यमान की संख्या, तत्व की द्रव्यमान संख्या। तो देखिए हाइड्रोजन का पहले क्या है? द्रव्यमान संख्या होता है 1, हीलियम का कितना होता है? 4, लिथियम का कितना होता है? 7, बेरिलियम का कितना होता है? 9, बोरॉन का होता है कितना? द्रव्यमान संख्या 11, कार्बन का उसी तरह होता है 12,
कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है उसी तरह 16, फ्लोरीन का कितना होता है 19, नियोन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या 20, सोडियम का कितना होता है 23, मैग्नीशियम का कितना द्रव्यमान संख्या होता है 24, एल्युमिनियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 27, सिलिकॉन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या 28, फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का होता है 31 द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। सल्फर का कितना होता है 32, क्लोरीन का कितना होता है 35, आर्गन का कितना होता है 40, पोटेशियम का कितना होता है 39, कैल्शियम का कितना होता है 40। मतलब पोटेशियम का कितना होता है 39 और कैल्शियम का कितना होता है 40। इसमें आर्गन का भी है 40 और कैल्शियम का भी है 40, इसको याद रखिएगा। आर्गन में भी कितना होता है 40 होता है। बाद बाकी शब्द परमाणु संख्या का डबल किया गया है। देखिए जैसे 2 का परमाणु संख्या, हेलियम कितना होता है, हेलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, इसको डबल कर देंगे कितना 4 हुआ। लिथियम का कितना 3 होता है, इसको 7 किया गया है, इसमें डबल नहीं किया है, ये 7 है, क्या रखिएगा। कुछ ऐसे है जिसे 6 कार्बन का 6 होता है, इसका डबल करेंगे कितना 12 होता है। इसको अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम लोग परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। और तो चलिए अब देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा चार्ट को अच्छी तरह से, जो तभी आप लोग बना पाइएगा। जो इसमें मैथ है सारे जो आप लोग को दिखाए, द्रव्यमान संख्या के आधार पर आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान निकलने वाला। अब हम लोग देखते हैं आयन क्या है। आयन यौगिक धातु एवं अधातु के कणों से बने होते हैं। जो यौगिक होता है वो धातु या अधातु के कणों से बना होता है। जो आवेशित होती है, जो क्या होता है आवेशित होती है, या प्लस माइनस ये होता है आवेशित। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। मतलब कि जो जैसे Na+ जो यौगिक है, Na+ क्या है यौगिक है। जैसे Na+ को तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na+ आयन में टूटेगा, Na+ आयन आयन तथा Cl- आयन, यह है, इसको क्या कहेंगे आयन कहेंगे। यौगिक के दो धातु या अधातु के कणों से बना होता है। जो आवेशित होता है, यह आवेशित होता है, क्या होता है आवेशित होता है। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं हम लोग आयन। जैसे Na+ क्या है आयन है, Cl- भी क्या है आयन है, क्या है आयन है। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन। जैसे धनायन, धन आवेशित कणों को क्या कहते हैं धनायन कहते हैं। जैसे Na+, NaCl में क्या है, NaCl में क्या है, Na+ क्या है धनायन है, क्या है धनायन है। उसके बाद देखें यहाँ पर Cl- क्या है, NaCl में क्या है, NaCl में Cl- क्या है ऋण आयन है, क्या है ऋण आयन है, ऋण आयन है। मतलब धनायन किसको कहेंगे, जैसे जो धनावेशित कण होगा उसे हम लोग धनायन कहेंगे, और जो ऋण आवेशित कणों का हम लोग क्या कहते हैं ऋण आयन कहते हैं। जैसे NaCl में क्या है Cl- ऋण आयन है, और NaCl में जैसे Na+ क्या है धनायन है। तो यौगिक आयन आप लोग को समझ में आ गया। यौगिक धातु एवं अधातु के कणों से बने होते हैं, जो आवेशित होती है। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं हम लोग आयन कहते हैं। Na+, Cl- क्या है आयन है। तो समझ में आ गया आयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, धनायन और ऋण आयन। धनावेशित कणों को कहते हैं धनायन और ऋण आवेशित कणों को कहते हैं ऋण आयन। चलिए अब जानते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान को, तो इसको छाप लीजिए। तो अब देखिए बहुपरमाणु आयन। बहुपरमाणु आयन किसे कहेंगे हम लोग, परमाणु की वो समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है तथा जिसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बहुपरमाणु आयन कहते हैं। बहुपरमाणु आयन, बहुपरमाणु आयन क्या है कि किसी मतलब परमाणु कि वह समूह जो आयन की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन उसके ऊपर जो निश्चित आवेश होता है। जैसे कि SO4 क्या है, SO4 2-, ये निश्चित है 2-, मतलब ये तय किया गया है 2- ही होगा। SO4 2- ये है बहुपरमाणु का आयन। PO4 3-, ये भी क्या है बहुपरमाणु का आयन। यह NO3 2- क्या है बहुपरमाणु का आयन है।
CO3 2 माइनस क्या है, वो परमाणु का आयन। इसके जो ऊपर में जो आयन होता है, निश्चित आवेश है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एक या आवेश का भी चेंज नहीं होगा, इसको कहेंगे हम लोग बहु परमाणु का आयन। SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, NO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ये सब क्या है, बहु परमाणु का आयन। बहु परमाणु का आयन तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान का। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, जब बताइए कि सूत्र इकाई द्रव्यमान को दिखाएंगे। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं या के परमाणु द्रव्यमान का योग होता। मतलब आणविक द्रव्यमान में हम लोग पढ़े कि किसी पदार्थ का अणु के द्रव्यमान, जो अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को जो योग होगा, परमाणु के द्रव्यमान के जो योग होगा, उसको हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान। लेकिन सेम उसी का जैसा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आयन का निकलेगा। उसमें अणु का था, उसमें अणु के लिए था, यह आयन के लिए है। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान, नोट क्या रखिएगा, नोट आप लोग क्या रखिएगा, नोट। सूत्र इकाई द्रव्यमान वैसे यौगिक का निकालते हैं जिसके संघटक क्या हो, आयन हो। जिसके संघटक क्या होगा, आयन होगा। जैसे Na+ के NaCl का निकालेंगे, हाँ। उसके बाद हम लोग CaCl2 का निकालेंगे, किसका, CaCl2 का निकालेंगे। इस सब का हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सेम उसी के जैसा है, लेकिन वो आणविक द्रव्यमान था, अणु के लिए था, यह आयन के लिए है। चलिए कैसे निकालता है दिखाते हैं आप। तो समझ में आ गया, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान, जो Na सोडियम का द्रव्यमान होगा, क्लोरीन का द्रव्यमान होगा, उसके योग को हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। यह किसका निकलता है, यह आयन का निकलता है, और वो आणविक द्रव्यमान अणु का निकलता था। जब चलिए दिखाते हैं, इसको छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोग को सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना सिखाते हैं। अब देखते हैं NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है समझ गए आप लोग। तो NaCl का निकालते हैं, यह है क्या है, आयन है। तो हम लोग समझेंगे पहले Na का परमाणु द्रव्यमान प्लस Cl का क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ। तो Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग को चार्ट में दिखाइए कि कितना होता है। Na का होता है कितना, 23 होता है। कितना होता है, 23। और Cl का कितना, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो टोटल मतलब मिलाकर कितना हुआ, 23, 35, 5 3 8 3 5 58.5 यूनिट। देखें 3 5 8 2 3 5 58 कितना, 5 यूनिट। ये क्या है, यह आयन। जब सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है, सिर्फ यह आयन के लिए निकलता है, और वो जो था आणविक द्रव्यमान वो अणुओं के लिए निकलता है। उसी तरह है सेम बेसिस पर Na का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। इसको ऐड कर दिए, कितना हुआ, 58.5 यूनिट। तो परमाणु सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, उसे क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो आप लोग निकाल लीजिएगा CaCl2 का, निकाल कर आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारे, उस ग्रुप में दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में है उसको वहाँ पर लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। और CaCl2 का निकाल कर दे दीजिएगा ग्रुप में, कैसे निकाल जाता है। तो आप लोग Ca का निकालिएगा, Cl2 का निकालिएगा, बस। जो Ca का परमाणु द्रव्यमान, Cl2 का परमाणु द्रव्यमान, 2 गुना Cl का कितना, 58.5 लिख दीजिएगा, निकल जाएगा, वही है सूत्र इकाई द्रव्यमान। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको छाप लीजिए। तो आप लोगों को चार्ट तो समझ में आ गया। द्रव्यमान संख्या एक तरफ था, एक तरफ क्या था, परमाणु संख्या। तो अब ले चलते हैं, चलिए एवोगाड्रो संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या को याद रखिएगा, तभी आप लोग का आणविक द्रव्यमान बना पाइएगा। और सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसका निकलता है, आपको बताइए कि सूत्र इकाई जो द्रव्यमान होता है वो निकलता है किसका, वो निकलता है अयनों का, और आणविक द्रव्यमान अणु का निकलता है। तो चलिए देखते हैं अब एवोगाड्रो संख्या क्या है। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन की एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
6.02 टू 10⁻23 अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे एन नॉट द्वारा दर्शाया जाता है, एन, उसके बाद एन, इसको जीरो नीचे एन नॉट कहते हैं, इसको एन नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। कहीं पर एन ए भी दर्शाया जाता है, लेकिन एन नॉट द्वारा हम लोग क्लास 9 में एन नीचे में जीरो दिया रहेगा। एन नॉट द्वारा किससे द्वारा दर्शाया जाता है, एन नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। इसका 1 एन नॉट बराबर कितना मान होता है, 6.02 टू 10⁻23 को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो अब चलते हैं मोल क्या है। एवोगाड्रो संख्या समझ में आ गया, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक दर्जन कितना होता है, 12, हाँ, एक दर्जन केला, एक दर्जन कलम, तो मतलब किसमें, उसमें कितना होता है, 12 कलम होते हैं। उसी तरह 6.02 माने एक एवोगाड्रो नंबर मतलब कितना, 6.02 क्या होगा, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, या आयन, ठीक, अणु, परमाणु या आयन। एक एवोगाड्रो संख्या एवोगाड्रो संख्या क्या है, 6.02 टू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे एन नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। अब चलिए मोल क्या है। मोल क्या है कि एवोगाड्रो संख्या 6.02 टू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मतलब कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर क्या होगा, 6.02 टू 10⁻23, इसको क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पर दिखा रहे हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान एक होता है, 1 यूनिट, आप लोग समझे 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में कितना परमाणु होता है, एक परमाणु होता है, कितना, एक परमाणु होता है। लेकिन इसमें जो होगा 1 यूनिट, इसमें क्या होगा, 1 ग्राम में लिखेंगे, क्या, 1 यूनिट जो होता है स्मॉल हो गया, बहुत एक छोटा इकाई हो गया, इसी को हम लोग क्या, 1 ग्राम, क्या, 1 ग्राम, क्या होगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना परमाणु, या कितना, 1 ग्राम में कितना परमाणु रहेगा, 6.02 टू 10⁻23 क्या, अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 ग्राम मतलब 6.02 टू 10⁻23 आयन, अणु, परमाणु या आयन। इसी को कहते हैं हम लोग एक मोल। क्या कहते हैं, एक मोल। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 मोल किसके बराबर हो गया, 1 ग्राम में कितना, 1 मोल किसके बराबर, 6.02 टू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितना रहेगा, 6.02 टू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन रहेगा। किसका, तो हाइड्रोजन के 1 यूनिट बहुत, जो 1 हाइड्रोजन का 1 यू जो यूनिट होता है, AMU एटॉमिक मास, वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसमें कितना परमाणु रहता है, 1। लेकिन जो 1 ग्राम में कितना परमाणु रहेगा, उसी को कहते हैं हम लोग एक मोल। एक मोल मतलब कितने के बराबर, 6.02 टू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन के बराबर है। जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं, क्या समझाएंगे, अब जैसे होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 यूनिट होता है। यह क्या है, इसका 16 यूनिट में एक परमाणु, क्या, एक परमाणु होता है, 16 यूनिट में एक परमाणु होता है। लेकिन इसी को लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन के 16 ग्राम यूनिट में। 16 ग्राम यूनिट में कितना परमाणु होगा, 16 ग्राम में 6.02 टू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन होगा। 6 मतलब परमाणु, कितना परमाणु होगा, 6.02 टू 10⁻23 परमाणु होगा, किसमें, 16 ग्राम में। तो उस मतलब इसके बराबर क्या होगा, मतलब 16 ग्राम के 16 यूनिट में एक परमाणु, और उसी में क्या 16 ग्राम जब बोलेंगे तब कितना मोल, 1 मोल। 16 ग्राम मतलब इसका 1 मोल, क्या, 1 मोल।
एक मोल मतलब कितना परमाणु होगा, उसमें 6.02 × 10⁻23 परमाणु होगा। तो चलिए समझ में आ गया मोल क्या है। अवोगाड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। एक मोल मतलब कितना, 6.02 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। जैसे समझाया कि हाइड्रोजन के एक यूनिट में कितना परमाणु होता है, एक परमाणु, लेकिन उसी को हम लोग ग्राम में जब बोलेंगे तब ग्राम में जब होगा, जब ग्राम में होगा मतलब यूनिट तो बहुत, एक यूनिट मतलब बहुत छोटा यूनिट है, इकाई जो उसका यूनिट है वो इकाई बहुत छोटा, मात्रक जो है उसका बहुत छोटा है। तो ये ग्राम में जब हम लोग ग्राम में बोलेंगे तो कितना परमाणु होगा, एक मोल। एक मोल मतलब कितना परमाणु, 6.02 × 10⁻23 परमाणु होगा, या आयन या अणु हो सकता है। उसी तरह 16 यूनिट होता है, 16 यूनिट में एक परमाणु होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जब हम लोग ग्राम में बताएंगे, 16 ग्राम में कितना परमाणु होता है, 6.02 × 10⁻23, मतलब एक मोल में 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु या अणु या आयन। तो अब चलिए ले चलते हैं आप लोगों को कि किसके, मोलर द्रव्यमान के बारे में। अब मोलर द्रव्यमान भी बात बनाना सीखेंगे इसके बाद। चलिए इसको छाप लीजिए। अब देखिए मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। उसी तरह जैसे यूनिट लिखा रहता है उसी को कहते हैं, उसके बाद ग्राम में चेंज कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाता है मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम में बोलेंगे, एक ग्राम। यूनिट तो छोटा मात्रक हो गया, तो ये हो गया मोलर द्रव्यमान। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40 यूनिट होता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 40 ग्राम करेंगे, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान। कार्बन का कितना होता है, 12 यूनिट होता है, 12 यूनिट होता है ना, उसका द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे 12 यूनिट होता है। और इसी को हम लोग क्या कहें, मोलर द्रव्यमान में 12 ग्राम, जिसमें ग्राम में होगा, इसमें सब में क्या होगा, ग्राम में होगा वो मोलों की। तो एक ग्राम में कितना, 6.02 × 10⁻23 मोल परमाणु, मोल होगा। एक मोल जो होता है, एक ग्राम में कितना मोल, एक मोल। एक मोल मतलब इसमें जो हाइड्रोजनिक परमाणु की संख्या कितनी होगा, 6.02 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। ठीक, उसी में भी 40 ग्राम मतलब एक मोल। एक मोल मतलब कितना, एक मोल मतलब हो गया कि एक मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 किसका, कैल्शियम का परमाणु अणु या आयन। उसके बाद कार्बन का उसी तरह क्या, 12 ग्राम मतलब एक, 12 ग्राम एक यूनिट में, 12 ग्राम मतलब एक मोल, 12 ग्राम मतलब एक मोल इसमें। और एक मोल मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23 परमाणु। ठीक रहेगा, 6.0222 10⁻23 परमाणु आयन या अणु का हम लोग क्या कहते हैं, या अणु का हम लोग क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान रहेगा एक मोल में। तो हम लोग ने क्या समझा है कि एक ग्राम मतलब कि हाइड्रोजन के एक मोलर द्रव्यमान 6.02 × 10⁻23 परमाणु। उसी में भी 40 ग्राम मतलब एक मोल, इसमें एक मोल के बराबर होगा, ये एक मोल के बराबर होगा, ये भी एक मोल के बराबर होगा। एक मोल मतलब हो गया 6.02 × 10⁻23 परमाणु हो गया। ठीक, एक यूनिट में एक परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन के लिए इतना परमाणु होगा, कैल्शियम के लिए भी इतना परमाणु होगा, कार्बन के लिए भी इतना ही परमाणु होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो इसको छाप लीजिए। अब हम लोग समझाते हैं मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे हम लोग, मोलों की संख्या। चलिए कैसे निकालते हैं, एक मैथ दिखा देता है आप लोग को, मतलब बनाकर दिखा देता है कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं। चलिए इसको छाप लीजिए आप। अब देखिए फॉर्मूला, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो पहला है कि मोलों की संख्या जिसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल
एन से, ठीक, ख्याल रखिएगा। मोलों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्या होता है? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं दिया गया द्रव्यमान को, और मोलर द्रव्यमान को एम से, कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी तरह यह तो द्रव्यमान यदि दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद मोलों की संख्या किस तरह से निकालेंगे? इसी को भी हम लोग एन से ही डिनोट करते हैं। मोलों की संख्या मतलब एन से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। इसके बाद है दिए गए कोणों की संख्या, यदि दिए गए कोणों की संख्या रहेगा और एवोगाड्रो संख्या आप लोग जानते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कोणों की संख्या के हिसाब से हम लोग क्या मोलों की संख्या निकालेंगे। एक होता है द्रव्यमान के हिसाब से मोलों की संख्या निकालते हैं, और दूसरा होता है संख्या के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? मोलों की संख्या निकालते हैं। तो चलिए आपके सामने एक दोनों तरह का क्वेश्चन है, एक है द्रव्यमान की तरह और एक है क्या संख्या के हिसाब से। तो पहला हम लोग का है क्या? 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, मोलों की संख्या प्राप्त कीजिए, मोलों की संख्या। तो पहले ही लिख दिया है मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या दिया हुआ है? मोलों की संख्या मतलब n दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट नंबर क्या है? n बराबर कितना है? n निकालने कहा गया है। m कितना है? कितना है m? m है दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m है 52 ग्राम। कितना है? 52 ग्राम। उसके बाद देखिए, और m मोलर द्रव्यमान कितना होता है हीलियम के लिए? हीलियम के लिए मोलर द्रव्यमान होता है क्या? हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है मोलर द्रव्यमान? इसका होता है 2, मतलब 4 होता है, 4 ग्राम होता है। तो हम लोग जानते हैं n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? m बटे स्मॉल m लिख दिए, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M से लिखते हैं ना, कैपिटल M। मतलब कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या होता है कि नहीं? इसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग इस हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। m कितना दिया हुआ है हम लोग का? 52 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद कितना दिया हुआ, मतलब हीलियम मोलर द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का 4 ग्राम होता है। जितना भी द्रव्यमान लिखा है उसको ग्राम में लिख दीजिएगा, लास्ट में ग्राम बोलिएगा, तब मोलर द्रव्यमान हो गया। तो 4 तेरह 52, मतलब n मतलब 13 मोलों की संख्या कितना आ गया? 13 आ गया। कितना? 13 आ गया। मोलों की संख्या कितना है इसमें? जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कितना है? 13 मोलों की संख्या है, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या कोणों की संख्या से मोल प्राप्त, मतलब इस फॉर्मूला से निकालने कहा गया है। हम लोग द्रव्यमान से निकाले 13 निकाले। अभी इसको हम लोग अब किसके हिसाब से निकालेंगे? संख्या के हिसाब से। संख्या के हिसाब से दूसरा नंबर क्या है देखिए, दूसरा नंबर हीलियम का कितना होता है? संख्या दिया है, संख्या को कहते हैं हम लोग, हीलियम का संख्या कितना है? 12.044 10⁻23 दिया हुआ है। और क्या दिया? और हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.022 10⁻23 होता है। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं आप लोग। उसके बाद क्या होता है? हम लोग क्या निकालने कहा गया? मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? n/n0, मतलब दिए गए कोणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या, दिए गए कोणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। तो क्या होगा कि लिखेंगे हम लोग इसको 12.044 10⁻23 बटे कितना? 6.022 10⁻23। हाँ, तो कितना हो जाएगा? ये काट देंगे 10⁻23 कैंसिल, और 6.022 और 6 इसको 2 बार में काट जाएगा, 12 कितना आएगा? 6.022 10⁻23 को 23 काट दिए, 6.0222 को 2 बार से गुना करेंगे 12.044 आ जाएगा। मतलब मोलों की संख्या यहाँ पर कितना है? 2 है। कितना? 2 निकल गया। तो आप लोग समझ में आ गया कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। द्रव्यमान के हिसाब से आप लोग को दिखा दिया कि जब द्रव्यमान दिया रहेगा
तो पहले से हम लोग जानते हैं मोल और द्रव्यमान, उसको भागा कर देंगे, दिया गया द्रव्यमान को मोल और द्रव्यमान से भागा कर देंगे तो निकल जाएगा मोलों की संख्या। और यदि संख्या दिया रहेगा, संख्या के हिसाब से कहा जाएगा तो दिए गए संख्या दिया रहेगा, जो दिया रहेगा संख्या, उसके बाद हम लोग एवोगाड्रो संख्या जानते हैं, उससे भागा दे देंगे तो निकल जाएगा क्या हम लोग का मोलों की संख्या। तो फर्स्ट नंबर का कितना मोलों की संख्या निकला, इसका 13 निकला, और इसका कितना निकला 2। तो ठीक इसी तरह आज ख़त्म हो गया सारा जितना कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो क्या अच्छा सा कमेंट दीजिए। और पार्ट 1 बना दिए है, वो है 45 मिनट का, और यह है पार्ट 2, यह है पार्ट 2। तो इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे और कंप्लीटली वीडियो लाएंगे, पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीटली वीडियो। जैसे देखिए इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, एकदम कहीं पर छोड़े नहीं है, किसी सभी को समझा दिया है। जहाँ पर भी समझ में दिक्कत होता है तो बोलिए, उस वीडियो फिर से उसका वीडियो बनाया जाएगा जहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, इसी तरह देखते रहिए। और चलिए चलते हैं अगले अब चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 4 में। तो तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी को।